किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी की मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सीरीज़ निकाली है। ठीक है, तो हमने पुराने जो वीडियोस था उसमें हमने सिर्फ प्रेसिडेंट को ऊपर फोकस किया था, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन CAPF 21 में पूछा गया है। तो हमने क्या करा है, इन सारे क्वेश्चंस को क्लब कर लिया है। सपोज प्रेसिडेंट अगर CRPF में पूछा गया, CAPF में पूछा गया, या अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया, CDS में पूछा गया, NDA में पूछा गया, तो हमने क्लब कर दिया, सबको एक ही वीडियो में हम लेके आ चुके हैं। तो which one of the following powers has not been conferred on the President of India? Option A, appointment of Prime Minister. Option B, to decide at his or her discretion any question regarding disqualification of a member of parliament. To grant pardon to a person who has been punished by a court martial. To remove a judge of the high court. तो प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर्स हैं, लेकिन ऑप्शन बी नहीं है। तो इसी को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट के ऊपर कौन कौन सी पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दे रखी है। तो कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स है, कुछ फाइनेंशियल पावर्स है, कुछ जुडिशियल पावर्स है, डिप्लोमेटिक पावर्स है, मिलिट्री पावर्स है, इमरजेंसी पावर्स है। अगर आप प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट सोर्स जिससे आप समझ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करके समझाया। एग्जीक्यूटिव पावर्स में एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट इंडियन गवर्नमेंट टेक इज टू बी टेकन इन हिज नेम। सही है। मेक रूल्स टू सिंप्लीफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये काफ़ी सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इनके जो चेयरमैन हैं उनको अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल को, एंड लास्ट अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है। अगर हम कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करें, या अगर हम फाइनेंशियल पावर्स के बारे में बात करें, तो काफ़ी सारी वाइड पावर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि ही कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, he can grant pardon to a person who has been punished by a court martial. This is the judicial powers. To remove a judge of the high court. लेकिन दूसरा नहीं है कि अपने डिस्क्रिशन पे कभी काम नहीं करते हैं। डिस्क्रिशन मतलब विवेक अनुसार। तो इन ये कुछ भी काम करेंगे प्रेसिडेंट, तो किसकी सहमति से काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से ही प्रेसिडेंट काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट को अगर अपॉइंट करना है तो कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन एंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, या ऑल मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स तो चाहिए, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है, ऑल मेंबर्स यानी कि ऑल मेंबर्स में हमने पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया है, ऑल मेंबर्स में कुछ इलेक्टेड भी आ जाते हैं और नॉमिनेटेड भी आ जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो वैसे भी कोई रोल है ही नहीं। तो दिस इज़ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कि कौन कौन उनको इलेक्ट कर सकता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, वो अलग क्वेश्चन आएगा कि जो अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो कौन कौन मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी की इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्ट लेता है प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, अभी वीडियो देखते रहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नोट्स कैरी फॉरवर्ड करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू। अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? तो ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, किसको देंगे? तो दिस इज द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन ऑल्सो। तो प्रेसिडेंट को अगर रिज़ाइन करना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है तो वो भी प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन देंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैट। देख रहे हो आप, जो चीज़ हम छोड़ देते हैं, जो चीज़ हमको लगता है कि यार ये तो पूछेंगे ही क्यों, अगर बहुत जनरल टॉपिक है इसको हम छोड़ देते हैं, तो यूपीएससी वही छोड़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है और हमें लगता है कि यार ये क्यों ही आएगा, ये क्या ही आ जाएगा।
ठीक है, तो यूपीएससी का वही है कि जो चीज़ हम छोड़ेंगे वो चीज़ आपसे वो पूछ लेगा। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तो इसको ऐसे ही नहीं बोलते। तो हमको लगता है कि ये यूपीएससी क्वेश्चन क्यों ही पूछेगा इसके बारे में। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 80, मैं पहले क्वेश्चन मैं पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ, प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन देता हूँ। अगर मैं सिर्फ आंसर दे दूँ तो आंसर इज नॉट द क्राइटेरिया, वो मेन मोटिव सॉल्व नहीं करेगा इस वीडियो का। तो पहले आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है? राज्यसभा। तो उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? ठीक है, तो कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। तो नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको नॉमिनेट करता है। कौन किन किन लोगों को नॉमिनेट करते हैं? दोज हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस। तो जो और नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैं इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी चूजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब। अब यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या कर देगा? प्रेसिडेंट लिख देगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा शैल बी चूजन इन सच अ मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब। तो अब बैक टू द क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैं पहली से माफ़ी चाहता हूँ, ये जो पहली से मार्क हो रखे हैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो लिटरेचर का होता है, साइंस का होता है, आर्ट का होता है, स्टेट सर्विस नहीं होता है यहाँ पे। अगर सोशल सर्विस होता तो दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CSE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही शी थिंक्स फिट। ठीक है, स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, तो जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद से कह रहा है तो मतलब मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत होता है। फिर भी पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। ठीक है, स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं। देर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ठीक है, प्रॉब्लम देख ली, अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत ये बात चल रही है? आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1 के तहत ये बात चल रही है। प्रेसिडेंट शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही आया। द सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्टेट दैट 3 सेशंस होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कभी कॉन्स्टिट्यूशन ने बात ही नहीं कही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो गया। नो प्रोविजन फॉर मिनिमम नंबर ऑफ डेज, तो स्टेटमेंट 3 हमारा सही है। कि ऐसा नहीं है कि नो प्रोविजन मतलब ये बदल बोल दिया। हमारा कोई फिक्स पार्लियामेंट कैलेंडर नहीं है, देर इज़ नो फिक्स पार्लियामेंट कैलेंडर। जैसे अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे यूके में है, ठीक है, कि इतने दिन मिलना है, इतने दिन बात करनी है, इतनी डिबेट चलेगी। तो देर इज़ नो फिक्स पार्लियामेंट कैलेंडर, इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 एंड 3। तो दिस इज द यूपीएससी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में CSE 18 में, विद रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आई एम रियली सॉरी कि पहली से मार्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि इन सबको मतलब मिटा के आए। तो पहला स्टेटमेंट बोर्ड पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ओके, स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यूज ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो किसके ऊपर बात चल रही है? वोट वैल्यू के ऊपर। तो किस किस के लोगों के? एक तो MLA के ऊपर और MP के ऊपर। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रॉब्लम देख लिया, आपको सॉल्यूशन पे आते हैं। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल MPs इज सेम। द वैल्यूज ऑफ वोट ऑफ ऑल MPs यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के, उनकी वोट की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल MLAs डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और डिफर किस बेसिस पे होगा? किस ग्राउंड पे होगा? ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा जो MP की वोट की वैल्यू है वो सेम है, और जो वोट ऑफ वैल्यू ऑफ MLAs है वो डिफर करेगी। अब बैक टू क्वेश्चन आते हैं, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP ऑफ द राज्यसभा। लेकिन हमने अभी देखा है जो लोकसभा के MPs हैं और राज्यसभा के MPs हैं उनके वोट की वैल्यू बराबर होगी। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। इफ़ द इलेक्शन, तो ये तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड void by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of president before the date of decision become invalid। अच्छा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड बिकॉज सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। ठीक है। स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन, देख रहे हो कीवर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स विद इन विच ही और शी हैज़ टू डिक्लेयर एज और रेसिडेंट। चलो अब हमें बिल्कुल नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिक लिखा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ही बोला है, तो उसको तो आप गलत मान नहीं लो। मतलब 80 to 90% मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 100% चांसेस नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, लेकिन फिर भी 90-80% आप रिस्क ले सकते हो। अब प्रॉब्लम देख लिया, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। आर्टिकल 71 डील्स विद मैटर्स कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। अगर इनका कोई भी इलेक्शन का डिस्प्यूट होगा तो वो किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उस वाले मुद्दे में फाइनल होगा। इफ़ इलेक्शन डिक्लेयर्ड वाइड बाय सुप्रीम कोर्ट देन ऑल एक्ट्स डन बाय हिम शुड नॉट बी इनवैलिड। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन ऑन ग्राउंड ऑफ वैकेंसी और इलेक्टोरल कॉलेज इवन इफ सम असेंबलीज आर डिसॉल्व, इलेक्शन कैन प्रोसीड। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई असेंबली का इलेक्शंस नहीं हो रखा, ठीक है, और इलेक्शंस होने हैं, तो क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 भी गलत है। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट 3, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई बात ही नहीं करी, तो इसका ऑप्शन क्या है? नन इज करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या है? नन इज़ करेक्ट। कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी एक्शन करेंगे वो वैलिड होगा। अगर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शंस नहीं हो रहा है तो इलेक्शंस रोक दिए जाएंगे प्रेसिडेंट के, ऐसा नहीं होगा, इलेक्शंस कैरी होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टाइम लिमिट, कोई भी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं बताया है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज़ द लास्ट ईयर। ये वैसे नेशनल इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब जो नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको प्रेसिडेंट के टॉपिक के अंदर लेके आ गया हूँ। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, जो ऊपर ये लिखा है CSE 18, तो दैट मीन्स सिविल सर्विस 18 में क्वेश्चन पूछा गया अबाउट प्रेसिडेंट और नेशनल इमरजेंसी। तो दोबारा पढ़ते हैं। If the President of India exercise his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then ऑप्शन ए पढ़ते हैं, the Assembly of the state is automatically dissolved। अच्छा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, the powers of the legislature of that state shall be exercisable by or under authority of the parliament। ठीक है, पढ़ते हैं। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 is suspended in that state। ये तो पर हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 352 के साथ होता है, जैसे आर्टिकल 352 होगा तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 356 की, तो ये तो हमने मान लिया, तो गलत है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट। ठीक है, लेकिन हम आर्टिकल 356 के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोस्ट करेक्ट कौन सा है? आर्टिकल ऑप्शन बी, द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं ये पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट के ऊपर पढ़े। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि और भी क्वेश्चंस लेके आएँ प्रेसिडेंट के या दूसरे टॉपिक के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या म्यूनिसिपैलिटीज़ के, पंचायत के, या 5th शेड्यूल्स के, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। तो मैंने सबको अलग अलग सेग्रीगेट कर रखा है। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दूसरों को मदद मिलनी चाहिए। पहली वाली वीडियो में आपने बहुत सपोर्ट दिखाया, मैं तो 14 व्यूज़ की भी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लग रहा है कि मेरा ही एक खुद का ही एक व्यू आएगा, लेकिन बट स्टिल 14 व्यू इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। थैंक यू। आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ।